So students, till now we have started our topic Human Genome Project. एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ह्यूमन की कंप्लीट सीक्वेंसिंग का पता लगाया गया था। ह्यूमन के अंदर जैसा मैंने आपको बताया, ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और उस कंप्लीट सीक्वेंस का पता लगाना ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ह्यूमन का कंप्लीट डीएनए बना हुआ है 4 न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बट ये न्यूक्लियोटाइड किसी भी सीक्वेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। कितनी बार आपका एडेनिन हो सकता है, कितनी बार आपका थायमिन हो सकता है, सेम वे ग्वानिन एंड साइटोसिन। इस कंप्लीट सीक्वेंस का पता लगाना, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को 1990 में स्टार्ट किया गया था। इन 2003 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरे 13 साल लगे। सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा, बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ डील करना पड़ा। कैसी प्रॉब्लम्स? जैसे कि इसके लिए बहुत ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट थी और कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट थी। ये सारी चीजें क्यों थी, उसके बारे में भी हम डिटेल में अभी बात करेंगे। इसको चलाने वाला कौन था? इसको चलाने वाला था आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेट करके इन सब की हेल्प। ठीक है, किस टाइप से इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना गया? इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। क्यों बड़ा प्रोजेक्ट माना गया? क्योंकि मनी की बात करते हैं। आपको पता है कि टोटल बेस पेयर इतने होते हैं ह्यूमन के अंदर, 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर। These base pairs are present in the haploid content. एक बेस पेयर के लिए 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आने वाला था। आपका यूएस डॉलर्स, 3 यूएस डॉलर्स पर बेस पेयर खर्च होने वाले। ठीक है, पर बेस। अब टोटल अगर हम बात करें तो इट वुड टेक 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। 9 बिलियन यूएस डॉलर्स टोटल अमाउंट था जो खर्च होने वाला था इसके ऊपर। सो इट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट व्हिच वाज रिक्वायर्ड। तो इस वजह से इसको कर पाना उतना आसान नहीं था। इसके अलावा अगर हम इतना टाइम्स पर एटीजीसी की सीक्वेंस को लिखना चाहें किसी के लिए, तो इसके लिए हमें 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट थी। अगर हम बुक्स में लिखते हैं तो इट रिक्वायर्स 3300 बुक्स, और 3300 बुक्स के अंदर एक बुक पर 1000 पेजेस की रिक्वायरमेंट थी। हर बुक जिसमें 1000 पेजेस हो और हर पेज पे 1000 लेटर्स लिखे हो। कैन यू जस्ट इमेजिन a book holding 1000 pages and each page having 1000 letters, each letter is having A, T, G and C. Such a sequence is present. अगर ये सीक्वेंस की इतनी बुक्स हो, so it can create a lot of confusion. और अगर इतनी सारी बुक्स को हमें पूरा रूम में स्टोर करें, तो आप सोचिए सीक्वेंस को स्टोर करना ही पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि जब हमें जरूरत पड़े हम उसमें से वो सीक्वेंस निकाल सके और उस हिसाब से किसी डिसीज की स्टडी या किसी जीन की स्टडी हम कर सके। वो सारी चीजें प्रॉब्लम बन गई, उस सारी चीजों को सॉल्व कर पाना उतना आसान नहीं था। इसीलिए ये सब पॉसिबल तभी हो पाया जब हमें कंप्यूटर्स मिल गए। कंप्यूटर से क्या होगा आपको पता है, कंप्यूटर में बहुत इजीली हम कितने भी डाटा को स्टोर कर सकें, और कंप्यूटर के अंदर हम एक स्क्रॉल के साथ हम कंप्लीट डाटा को चेक कर सकते हैं। और अब हम अगर एक सर्च का बटन दबाए तो हम किसी भी सीक्वेंस को बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर्स का जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट थी इस प्रोजेक्ट के अंदर। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब हम बायो के अंदर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं तो इस चीज को बोला जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर क्या किया जाता है, जिस ब्रांच के अंदर आप जो है कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। और अगर बायो में आपने कंप्यूटर्स का यूज किया तो आप किसी भी डाटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं।
तो चलिए अब हम बात करेंगे, ये हमने बात की कि क्या प्रॉब्लम्स इसको फेस करनी पड़ी और क्यों हमने इसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब इस प्रोजेक्ट को करने की सोची तो दिमाग में क्या गोल्स थे, व्हाट आर द वेरियस गोल्स which were kept in mind by the scientists while keeping this project। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द गोल्स, या मैं कहूं अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। इट इज फेसिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला इसका जो गोल था दैट इज इसके जो 3 बिलियन बेस पेयर है, 3 बिलियन बेस पेयर, इसके जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, इन 3 बिलियन बेस पेयर की कंप्लीट सीक्वेंस का पता लगाना, ये सबसे पहला उसका एम था, ठीक है। हैप्लॉइड कंटेंट अगर डीएनए का ले, नॉट द डिप्लॉइड कंटेंट, वी आर टॉकिंग ऑफ द हैप्लॉइड कंटेंट। नॉर्मली हमारे सेल में डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड के लिए आप इसको डबल करेंगे 9 हो जाए। 3 सबसे पहला गोल है, दिस इज द फर्स्ट गोल, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट व्हिच वाज केप्ट इन माइंड। उसके बाद नेक्स्ट इसका था टू आइडेंटिफाई द जीन। हम सब कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उस टाइम तक ये नहीं पता था कितने जीन हैं, बट अप्रॉक्स आइडिया लगाया जा रहा था कि 20,000 और 25,000 जीन्स वर प्रेजेंट, 20 to 25,000 जीन्स वर प्रेजेंट। तो जितने भी जीन्स है 20 है और 25,000 है, इस कंप्लीट जीन की सीक्वेंस का हम पता लगाएं, ये इसका दूसरा मेन गोल था, ठीक है। तीसरे गोल की बात करें, अगर हम गोल की बात करें तो तीसरा इसका गोल था कि इस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकें, टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, यानी हम ऐसे टूल्स, ऐसे टेक्निक्स डेवलप करें, ऐसे टूल्स डेवलप करें जिन टूल्स की मदद से जितना भी डाटा हमें मिले उस सारे डाटा को हम इजीली स्टोर कर सके। दिस इज द थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव व्हिच वाज केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चौथा इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, डाटा एनालाइज करने के लिए टूल डेवलप करना, ऐसे टूल डेवलप करना जिन टूल से हम डाटा एनालाइज कर सके। देखो किसी भी चीज को सिर्फ पता लगाना या किसी भी चीज को पता लगा के स्टोर करना ये पर्पस नहीं है। साइंस में कोई भी चीज की जा रही है उसके फ्यूचर एप्लीकेशंस को ध्यान रखते हुए अगर हमारे पास ह्यूमन की कंप्लीट सीक्वेंस आ जाती है तो हम ना जाने कितनी ही चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हेल्दी पर्सन के अंदर सीक्वेंस क्या होती है, एक डिसीज पर्सन के अंदर क्या सीक्वेंस होती है। अगर हमें इस तरीके का डिफरेंस मिलेगा, एक हेल्दी पर्सन के अंदर कोई सीक्वेंस है, एक डिसीज पर्सन के अंदर कोई सीक्वेंस है, तो हम उस डिसीज पर्सन के अंदर हेल्दी पर्सन जैसी सीक्वेंसेस ला सकते हैं, मैन्युअली हम उसको कर सकते हैं, म्यूटेशन से हम उसको कर सकते हैं। तो यानी हमारा जो भी पर्पस है उसका पर्पस क्या है, उसका यही पर्पस है कि हम लोग उसको आगे के लिए यूज कर सकें। तो हमें ऐसे टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे जिससे हम उसको एनालाइज कर सके, फ्यूचर पर्पस के लिए उसको एनालाइज कर सके, जब मर्जी चाहे जिस टूल को एनालाइज करें। पांचवी बात, सिर्फ ये पर्पस नहीं है बच्चों कि हम उसको एनालाइज करें और अपने तक सीमित रखें। हर जगह रिसर्च चलती है, हर जगह जब रिसर्च चलेगी तो पता नहीं कौन सी जगह पर कौन सा उसका डिसीज के ऊपर वर्क चल रहा है। ये सबसे बेस्ट होगा अगर उस इंफॉर्मेशन को हर कोई यूज कर सकता है। तो हम ऐसी टेक्निक्स हम करेंगे कि हम उसको ट्रांसफर करें, इन्फो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उस सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करें दूसरे सेक्टर्स तक, उन सेक्टर्स तक जो इसके ऊपर वर्क करके ह्यूमन के लिए और कुछ बेटर डेवलप कर सके। ऐसी जगह हमें उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊं, नेक्स्ट जो इसका गोल था टू एड्रेस ELSI। व्हाट इज ELSI? इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। देखिए कभी भी कुछ काम चलता है ना ह्यूमन के ऊपर तो उसके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, कुछ इथिकल इश्यूज, कुछ लीगल इश्यूज, कुछ सोशल इश्यूज। किस टाइप के इश्यूज? आप लोग जब आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी,
उसके अंदर भी आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन की भलाई के लिए क्या किया जा रहा है। कि देखिए आज ही मान लीजिए कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो क्या चल रहा है, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन डिस्कवर करनी। जब वैक्सीन डिस्कवर करनी है तो पहले उस वैक्सीन को बहुत सारे लोगों पर, पहले कुछ एनिमल्स पे टेस्ट करना पड़ेगा, बाद में कुछ लोगों पर भी टेस्ट करना पड़ेगा ऐसा। जब हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे एनिमल्स की या बहुत सारे लोगों की उसमें जान जाए। ह्यूमन की सीक्वेंस निकालना, उस सीक्वेंस को टेस्ट करना, उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जो आपकी मैं कहूँ सोसाइटीज बन जाती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कैलिब्रेशन करके उनके वो ऑब्जेक्शन करते हैं, उनका कहना है कि गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने ह्यूमन को जिस तरीके से बनाया उसको वैसे ही रहना चाहिए, आप ऐसे करना ये एक छेड़छाड़ है। तो आप जो है भगवान की बनाई हुई चीज से, किसी नेचुरल चीज से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जबकि ये जो करा जा रहा है ये ह्यूमन की ही इंप्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है, बट स्टिल बहुत सारे हमें उन इश्यूज को भी शांत करना है। तो एक बार जस्ट एक क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या गोल्स थे इस जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए, दिमाग में क्या लिया था कि क्या क्या चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए। पहली बात, सारे बेस पेयर्स की सीक्वेंस का पता लगाए। दूसरी चीज, जो जीन है 20,000 जीन है या 25,000 जीन है, जितने भी जीन है उन सारे 20 से 25,000 जीन का पता लगाए। उनके लिए ऐसे टूल्स डेवलप करें जो वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। उनके लिए ऐसे टूल डेवलप कर सके जो उसको डाटा को एनालाइज भी कर सके बहुत इजीली। फिर उस इंफॉर्मेशन को हम अदर सेक्टर्स तक भी ट्रांसफर करें ताकि वो उसको यूज कर सके। और इसके ऊपर जितने भी इश्यूज अगर खड़े होते हैं तो उन सारे इश्यूज को शांत कर सके, उन सारे इश्यूज को जवाब दे सके। दीज आर द वेरियस गोल्स। तो ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया अब तक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट, उसके रीजंस बताए और अब उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या गोल्स रखे गए वो चलाए। अब तीसरी बात आती है, तो ह्यूमन का इतना बड़ा डीएनए, ह्यूमन का डीएनए बहुत बड़ा है, हमने लेंथ निकाली थी दैट वाज 2.2 मीटर्स। तो बात हो रही है जब ह्यूमन का 2.2 मीटर का इतना लंबा डीएनए है, तो इतने लंबे डीएनए की सीक्वेंस को कैसे पता लगाया होगा, व्हाट वाज द मेथड व्हिच वाज यूज्ड टू get the sequence. So let us now study about the method. Yes, Vivek, is there any issue? वो एक बार डाटा एनालाइज वाला पॉइंट बताना, उस टाइम पे आवाज कट गई थी आपकी। डाटा एनालाइज का जो मतलब होता है दैट मींस कि मान लीजिए आपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया, अब आपको उसमें किसी जीन का पता लगाना है कि मुझे उस जीन की सीक्वेंस चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप 1 से लेके 3900 इतना टाइम्स तो आप नहीं उसको चेक करोगे। तो आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे आप बहुत इजीली एंटर करते ही जिस सीक्वेंस पे जाना चाहो उस सीक्वेंस पे जा सको। हर जीन तक जाने के लिए आपके पास टूल इतने अच्छे डेवलप होने चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट अस टॉक ऑफ द मेथड। क्या मेथड यूज किया गया, ठीक है, व्हाट वाज द मेथड व्हिच वाज यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो देखिए बच्चों, दो मेथड्स होते हैं, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स व्हिच वाज बीइंग यूज्ड। कौन कौन से मेथड्स हैं देखिए, एक मेथड होता है EST। EST का मतलब क्या है, EST का मतलब है एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। और मैं आपको बता दूं, इस साल का तो नीट का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, लास्ट ईयर का जो नीट का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया था फ्रॉम EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। व्हाट इज EST और व्हाट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। देखो अगर आप लोगों ने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है तो आप लोगों को पता लगा होगा, ये मान लीजिए डीएनए फॉर एग्जांपल, दिस इज डीएनए। पर जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए बनता है सिर्फ प्रमोटर से लेके टर्मिनेटर। आपको बताया गया था आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे जुड़ता है और टर्मिनेटर पे जाके खत्म हो जाता है, राइट। यानी अगर यहाँ प्रमोटर है यहाँ टर्मिनेटर है तो आरएनए आपका सिर्फ इतना बनेगा।
डीएनए इतना बड़ा था, आरएनए सिर्फ इतना बना, और इस आरएनए को भी फिर बाद में स्प्लाइसिंग वगैरह की तो ये और शॉर्ट हो गया। तो अगर ये एचएन आरएनए है तो स्प्लाइसिंग के बाद छोटा होके इतना सा क्या बना, हमारा एमआरएनए। और जब इससे प्रोटीन बनता है तो सिर्फ स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन तक बनता है, जो कि आपको ट्रांसलेशन में पढ़ाया गया था, राइट। तो प्रोटीन बनता है तो इससे भी छोटी सीक्वेंस का बनता है। तो कह रहे हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट कहता है इतना बड़ी डीएनए की सीक्वेंस, इसका पता लगाने का क्या एडवांटेज हमें, तो कौन इफेक्ट कर रहा है, हमें तो आरएनए इफेक्ट कर रहा है, बिकॉज आरएनए विल मेक प्रोटीन एंड प्रोटीन विल लीड्स टू एक्सप्रेशन। प्रोटीन ही तो एक्सप्रेशन करेगा। इतना जो डीएनए है, डीएनए की जो ये वाली जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस तो वेस्ट हो गई, ये सीक्वेंस तो आगे जाके एक्सप्रेस हो ही नहीं रही। जो सीक्वेंस आगे जाके एक्सप्रेस ही नहीं हो रही, उसका पता लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस सीक्वेंस का पता लगाओ जो आगे जाके एक्सप्रेस होने वाली है, यानी आइडेंटिफाई ओनली द mRNA पार्ट, डू नॉट आइडेंटिफाई द कंप्लीट सीक्वेंस। इज इट क्लियर? हो सकता है कुछ डाउट रह गया हो, एक बार छोटा सा फिर से रिपीट कर देती हूँ। EST यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट, इस वर्ड का ही मतलब है आप कंप्लीट डीएनए का पता मत लगाओ, आप डीएनए के सिर्फ उतने हिस्से का पता लगाओ जिससे आगे जाके आरएनए बनने वाला है, जो आगे जाके एक्सप्रेस करने वाला है। टू आइडेंटिफाई ओनली दैट सीक्वेंस इज नोन एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। एक ये तरीका भी है उसको करने का, ताकि कम आइडिया पता लगाना पड़े। अब एक दूसरा मेथड और है, लेट अस मूव टू सेकंड मेथड, अनदर मेथड व्हिच वाज बीन ऑप्टेड। सेकंड मेथड इज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन क्या कहता है, कहता है ऐसा करो, पूरा डीएनए लो और उस पूरे डीएनए के टुकड़े कर दो, उसको फ्रैगमेंट्स के अंदर तोड़ दो। अगर हम इस पूरे डीएनए को कुछ फ्रैगमेंट्स में तोड़ दो, मान लो ज्यादा फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स में तोड़ दें और फ्रैगमेंट में तोड़ के हर फ्रैगमेंट का फिर पता लगा। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपको बहुत सारी मनी दे दूं, बहुत सारी मनी, और उस सारी मनी के साथ मैं आपको कहूँ उस सारी मनी को आपको काउंट करना है, बट काउंट करते टाइम आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1000 के बाद आप 1 2 3 शुरू कर दो। 1000 के बाद यू हैव टू काउंट 2001, 1002, 1003। हो सकता है एक टाइम पर जाके आप भूल जाए, आगे जाके अगर आप भूल गए तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये किया, अगर आप लोग ऐसे करें, मनी काउंट करते टाइम आप क्या करते हैं, 1000 काउंट किए एक तरफ रखे, फिर 1000 एक तरफ, नेक्स्ट 1000 एक तरफ, फिर सारे थाउजेंड्स मिला के आपको आइडिया हो जाता है टोटल मनी कितनी है, राइट। सेम चीज हम यहाँ कर रहे हैं, हम पूरे डीएनए का एक साथ नहीं सीक्वेंसिंग करेंगे, हम इस पूरे डीएनए को टुकड़ों में बांट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अब हर छोटी छोटी सीक्वेंस का पता लगाओ, जब हर छोटी सीक्वेंस का पता लग गया तो फिर हम देखेंगे इसकी ओवरलैपिंग सीक्वेंस। ओवरलैपिंग सीक्वेंस का मतलब क्या, मान लीजिए एक सीक्वेंस है ए सी जी ए सी टी, ठीक है, और कोई दूसरी सीक्वेंस है जहां पर लिखा है सी टी ए सी ए जी सी। तो क्या हमें यहाँ पर ये आइडिया लग रहा है इसके एंड पर सीटी है और इसके शुरुआत में सीटी है, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि इस सीक्वेंस के जस्ट बाद ये सीक्वेंस आनी चाहिए, क्योंकि ये ओवरलैपिंग रीजन हमें मिल गया। तो इस टुकड़े के जस्ट बाद हम ये वाली सीक्वेंस यहाँ लगा देंगे, इसको कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। डीएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करें, हर फ्रेगमेंट की सीक्वेंस का पता लगाएं और फिर उसको हर सीक्वेंस को ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के बेस पे एक लगातार लाइन में एक सीक्वेंसिंग में लगा दें। दिस इज सीक्वेंस एनोटेशन। These are the two methods by which human genome sequence can be done. अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा मेथड पढ़ना है, किस मेथड से किया गया। तो हमें ये वाला मेथड डिटेल में पढ़ना है, सीक्वेंस एनोटेशन। सो लेट अस स्टडी
सीक्वेंस एनोटेशन मेथड इन डिटेल। ठीक है, सो नाउ वी आर डूइंग अ मेथड फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट इज सीक्वेंस annotation. Sequence annotation. This sequence annotation method has been performed. ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक सेल लेंगे, सेल लिया और उस सेल में से हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। सेल लिया और सेल में से मैंने क्या निकाल लिया, मैंने डीएनए निकाल लिया। सेकेंड पॉइंट, अब मैं क्या करूंगी, इस डीएनए को मैं ब्रेक करूंगी और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करूंगी। तो सेकेंड स्टेप है आपका टू ब्रेक डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करना मेरा सेकेंड स्टेप है। अब आप कहेंगे मैम डीएनए को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया जाए कैसे जा सकता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ये सीजर जैसा काम करता है और ये डीएनए को कट करने का काम करता है। इसका नाम सिर्फ आप यहाँ पढ़ रहे हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल आप लोग पढ़ेंगे। आपका जब बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट आप पढ़ेंगे उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना याद रखिए, ये एक ऐसा एंजाइम है डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स करता है, डीएनए को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो हमने यही किया, हमने सेल में से डीएनए निकाला और उस डीएनए को अब हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये जितनी भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं ना वो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है, जो आपने अभी नहीं पढ़ी है, बट वी विल ट्राई कि आप इस चीज को समझ पाए। देखिए, किसी को भी एक डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, अब मुझे इसको कई टाइम्स डिवाइड करना है, पहले मुझे इसे कई टाइम बढ़ाना पड़े। अब कभी भी डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए इसे किसी दूसरे सेल के अंदर डालना पड़ेगा, किसी होस्ट में डालना पड़ेगा। अब इस सीक्वेंस को अगर मैं किसी होस्ट के अंदर डालना पड़ता है तो ये डायरेक्टली नहीं जा सकती। इसको डालने के लिए पहले इसको एक मटेरियल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, ये उसके साथ अटैच होगा और अटैच होने के बाद उसमें डलेगा। जिसके साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं उसको हम वेक्टर बोलते हैं। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप देखिए, ये मेरे पास सेल था, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये था इसका डीएनए। मैंने इस सेल में से इसका डीएनए निकाल लिया, इस कंप्लीट डीएनए में से एक छोटा सा फ्रेगमेंट मैंने निकाल लिया। ये मेरे काम का फ्रेगमेंट है, मुझे इस फ्रेगमेंट की कॉपीज बनाना है। अगर मैं इस फ्रेगमेंट की कॉपीज बनाना चाहती हूँ तो मुझे इसके साथ अटैच करना पड़ेगा इसको एक वेक्टर के साथ। दिस इज अ वेक्टर, ये भी वेक्टर कंप्लीट हुआ करता था, बट इस वेक्टर के साथ मुझे इसे अटैच करना है, इसीलिए इस वेक्टर का भी छोटा सा हिस्सा मैंने कट कर लिया। इस वेक्टर का हिस्सा कट किया तो ये वेक्टर ऐसा बन गया, दिस इज वेक्टर। अब आप कहेंगे वेक्टर कहाँ से आया? तो बच्चों, जो वेक्टर होता है ना, ये बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कई सेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए is capable of replication and it is found as a in various bacteria, उसको हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं। उसी प्लाज्मिड को हम आज एज अ वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखिए क्या किया, एक सेल से डीएनए निकाला, इस डीएनए का जो पार्ट मुझे चाहिए था मैंने वो पार्ट कट किया। दूसरे किसी सेल से, किसी बैक्टीरिया से मैंने वेक्टर निकाला, यानी प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड का कुछ पोर्शन मैंने कट किया। वेक्टर में स्पेस बन गई है, इसके अंदर भी स्पेस है, इसके अंदर भी स्पेस है। अब इन दोनों वेक्टर को और इसको मैं ज्वाइन करूंगी। जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरीके का पोर्शन नजर आएगा। Such a kind of portion will be formed. यहाँ पर वेक्टर और ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब इसको मैं डाल सकती हूँ किसी दूसरे सेल के अंदर। This cell is now host. इस सेल का ये न्यूक्लियस था और इस सेल के अंदर मैं इसको ट्रांसफर कर सकती हूँ
दिस इज होस्ट। इसके अंदर अब इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो मैंने ऐसा किया, सेल लिया, सेल से डीएनए निकाला, इस डीएनए को मैंने बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लिया। अब इन फ्रेगमेंट्स को मैं वेक्टर के साथ दबाऊंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो वेक्टर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं वो या तो होता है बैक वेक्टर या होता है गैप वेक्टर। नाउ व्हाट इज बैक वेक्टर एंड व्हाट इज गैप वेक्टर? तो बच्चों, बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर का नाम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। या तो ये वेक्टर है या फिर हम यूज करेंगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी कि गैप वेक्टर। तो बैक वेक्टर या गैप वेक्टर, इन दो वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर के साथ हमने अपना डीएनए लगाया और इस डीएनए को हमने होस्ट के अंदर डाला। अब हम होस्ट कौन सा यूज करेंगे? इस होस्ट के फॉर्म में आइदर बैक्टीरिया या ईस्ट में से हम कोई भी चीज को यूज कर सकते हैं एज अ होस्ट, ठीक है। अगर बैक्टीरिया होगा तो ऑफ कोर्स बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा, बिकॉज बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, उसका डीएनए एक मीसोसोम से अटैच जैसे ही होगा, और ये आपने अपना डाल दिया। ऐसा करने के बाद यहाँ पर क्या होगी, इसकी कॉपीज बन जाएगी, बहुत सारे बार इसकी कॉपीज फॉर्म हो जाएगी। यानी इस फ्रेगमेंट की अब आपके पास एक कॉपी नहीं है, अब इस डीएनए की आपके पास बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी। अ लॉट ऑफ कॉपीज विल बी फॉर्म्ड ऑफ दिस फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट की अब बहुत सारी कॉपीज बन चुकी है। अब पढ़ते हैं कॉपीज बनने के बाद क्या किया जाएगा, ठीक है। सो आई एम सेइंग, मैंने इसको होस्ट में डाला एंड होस्ट में डालने के बाद मेरे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज आ गई। ऐसे ही मेरे पास जितने भी फ्रेगमेंट्स थे, हर फ्रेगमेंट को मैंने वेक्टर के साथ लगाया और हर फ्रेगमेंट को मैंने होस्ट के अंदर डाला। ऐसा करने से मेरे पास हर किसी की बहुत सारी कॉपीज बन गई, ठीक है। कॉपीज बनने के बाद हम हर फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग करेंगे, हर फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग करेंगे, सीक्वेंस पता लगाएंगे और सीक्वेंसिंग करने के बाद हम इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। हम जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट हम इसको कंप्लीट सीक्वेंस कर देंगे, ठीक है। और इसके लिए एक मशीन डेवलप की है, सेंगर साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट का नाम है सॉरी, इस साइंटिस्ट ने एक मशीन यूज की, डेवलप की, ऑटोमेटेड सेंगर ने ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर डेवलप किया है। अकॉर्डिंग टू द ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर हम लोग इसको ओवरलैपिंग पे वो अपने आप मशीनों की मदद से वो अरेंज हो जाएगा। ये फ्रेगमेंट, इसके बाद मान लीजिए ये फ्रेगमेंट की सीक्वेंस आ गई, इससे पहले एक फ्रेगमेंट मिल गया, इसके बाद कोई फ्रेगमेंट मिल गया, ऐसे करके हमारे पास हमारी कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंस हमें पता लग जाएगी। दिस इज हाउ कंप्यूटर बेस्ड अलाइनमेंट्स आर डन एंड हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके कंप्लीट हमारा डीएनए आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट माना गया था कि 2003 में कंप्लीट हुआ, बट फिर भी इसका जो लास्ट सीक्वेंस की गई थी वो क्रोमोसोम 1 की गई। बच्चों, आपके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिनमें से 22 तो आपके पेयर होते हैं और लास्ट वाला एक हम एक्स लेंगे और एक वाई लेंगे। हमें सबकी सीक्वेंस पता लगानी है, एक्स एक्स तो लेने की जरूरत नहीं है, एक्स और एक्स की सेम होती है, तो एक्स एंड वाई। तो टोटल 24 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं मैक्सिमम एक ह्यूमन बॉडी में। 22 तो कॉपीज होते हैं सेम, और एक एक्स एंड वाई। इन 24 क्रोमोसोम में से सबसे लास्ट में पहले क्रोमोसोम की सीक्वेंस पता लगाएंगे लास्ट, और इसकी सीक्वेंस पता लगाते लगाते ईयर 2006 हो गया।
2006 में पता लगाई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा क्रोमोसोम है जिसको लास्ट में सीक्वेंस किया गया, ठीक है, और उस सीक्वेंसिंग को कब कंप्लीट किया गया। सो याद रखना है क्रोमोसोम 1 को लास्ट सीक्वेंस किया गया एंड द सीक्वेंस वाज कंप्लीटेड इन 2006। तो अब तक हम लोग क्या कुछ पढ़ चुके हैं। अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, किसने ये प्रोजेक्ट चलाया, कब से कब तक ये प्रोजेक्ट चलाया, क्या ऑब्जेक्टिव्स उसके दिमाग में थे, क्या गोल्स लेके उसने इस प्रोजेक्ट को चलाया। फिर हमने पढ़ा क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी, क्यों इसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना गया। फिर हमने बात की क्या अलग अलग अप्रोच एक पर्सन यूज कर सकता है, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हमने ईएसटी पढ़ा और हमने सीक्वेंस एनोटेशन पढ़ा। उसके बाद हमने पूरा मेथड पढ़ा सीक्वेंस एनोटेशन का डिटेल, ठीक है। तो दिस इज अप टू मेथोडोलॉजी। नाउ वी विल मूव टू ये वाली मेहनत 2006 में जो काम पूरा किया गया। तो 2006 में जब इस इतने बड़े प्रोजेक्ट पे इतना पैसा खर्च किया गया तो एट द एंड हमने क्या किया, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द वेरियस फीचर्स या व्हाट इज द वेरियस इंफॉर्मेशन दैट is provided by the human genome project to us. So let us move to the various features. अच्छा, एक चीज अपने दिमाग में जरूर क्लियर करके रखना, बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है। ऑब्जेक्टिव होता है हमारा एम क्या, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे आर सेम। बहुत सारी बार फीचर्स पूछे जाते हैं और बच्चे फिर भी ऑब्जेक्टिव लिख के आते हैं, तो इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना जरूर आना चाहिए। अनदर थिंग, अब ये जो फीचर्स है ना, इन फीचर्स की हर लाइन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से आप लोग सुनेंगे, हर वर्ड से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्या खबर लगी टोटल, सबसे पहली खबर, सबसे पहले बताया कि ह्यूमन के जीनोम में 3164.7 मिलियन जो है आपके बेसिस पर। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अभी तक हम एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहे थे कि 3 into 10 की पावर 9 बेस पे होंगे, बट जब ये सीक्वेंस पता लगाए तो वी गॉट एन कंप्लीट आइडिया दैट ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 3164.7 मिलियन बेसिस। इतना लंबा ह्यूमन का डीएनए है, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, टोटल जीन। अप्रॉक्स आइडिया लगाया जा रहा था 20-25 हजार को जीन प्रेजेंट होंगे, बट टोटल आइडिया इज 30,000 जीन। टोटल 30,000 जीन आर प्रेजेंट, मींस हमारे अंदर जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, the 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 30,000 जीन। इतने सारे जीन होते हैं इतने से क्रोमोसोम के ऊपर। ये आइडिया, ये सारी डाटा आपको याद रखना। उसके बाद आपको याद रखना है आपकी, अब आप सोचो कि किसी एक पर्सन की सीक्वेंस पता लगाई होगी, आप सोच रहे होंगे भाई मेरे अंदर अलग है, आपके अंदर अलग है, एक पर्सन के ऊपर इतना खर्चा किया, अब हर बार हर पर्सन की लगाएंगे तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। तो आपको मैं बताऊं 99.9% जो हमारे बेसिस होते हैं वो सेम, यानी आपके अंदर, मेरे अंदर या किसी भी ह्यूमन के अंदर जो सीक्वेंस है उसमें 99.9% सेम है। सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है, सिर्फ 0.1% का डिफरेंस, और वही 0.1% है जिसकी वजह से आज आपके फीचर्स इतने अलग हैं, आज मेरे फीचर्स इतने अलग हैं, राइट। जितने भी हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं वो सिर्फ 0.1% की वजह से है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, टोटल जीन 30,000 है। इन 30,000 जीन में से 50% जीन
जो है उनका सिर्फ फंक्शन नोन है। यानी 30,000 जीन में से करीब 15,000 जीन ही ऐसे हैं जिनका अब तक हमें पता लग पाया है। यानी अभी भी करीब 15,000 ऐसे जीन हैं जिसकी सीक्वेंस का पता लगाना अभी भी बाकी है, yet to be found। सोचिए इतनी सीक्वेंस का पता लगाया है तभी हम इतनी इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं। अगर हमें हर सीक्वेंस का, हर जीन का पता लग जाए तो हम कितना ज्यादा ह्यूमन के लिए फ्रूटफुल चीजें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, so it is very important। 50% of the gene functions are known till now, only 50%। तो आप लोग देखिए बाकी 50% के लिए कौन जा सकता है। मतलब कि आप लोगों के पास एक है कि अगर आप लोग जेनेटिक्स के वर्क में आगे जाते हैं सो ये बहुत हाई अप्रोचेबल वर्क है जिसके ऊपर सोचा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक जीन कितना लंबा होता है उसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एक जीन का कितना एवरेज साइज होता है, तो एक जीन का जो एवरेज साइज है वो है करीब 3000 बेसेस। ये एवरेज है, इससे थोड़ा बड़ा या ज्यादा, कम या ज्यादा दोनों हो सकते हैं, बट ये इसका एवरेज साइज है। अब आप सोचे इसका लार्जेस्ट जीन क्या है, तो मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा जीन है वो सबसे बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन। Dystrophin is the largest gene and this only gene consists of 2.4 million bases। सोचिए सिर्फ एक जीन, only one gene consists of 2.4 million bases। ये इतना बड़ा जीन है डिस्ट्रोफिन। आपकी बुक में इसका जिक्र किया है, बट वैसे मैं आपको बताऊं सबसे छोटा जो जीन है वो आपका TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है 14 बेस पेयर का, सिर्फ 14 बेस पेयर का। इसका जिक्र मैंने आपसे 5th चैप्टर के अंदर किया था जब मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक कराया था। तो बड़ा जीन सोचो कितना बड़ा है, 2.4 मिलियन बेसेस, और सबसे छोटा जीन इतना छोटा है कि सिर्फ 14 बेस पेयर का है। ऑन एन एवरेज साइज जो ज्यादातर जीन के पाए जाते हैं वो 3000 बेसिस के अराउंड पाए जाते हैं। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर्स एक बार फिर से फोकस करेंगे। 3164.7 million bases are present in human DNA. Total 30,000 genes have been found. The 99.9% of sequence is being found same in all the individuals. 50% functions of the gene are not known till now. Size of a gene on an average is 3000 bases. The largest gene is dystrophin, which is 2.4 million bases. This is again a very important question. Again a very important question. Largest gene और उसका size, exact size आपको याद रखना है, ठीक है। और देखते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन निकाली। ये सारी जानकारी इस पूरे प्रोजेक्ट को चल करने के बाद ही हमें पता लगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता लगा that less than 2% जीनोम उसी से प्रोटीन बन रहा है। अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको आइडिया दे रही थी कि देखिए डीएनए आपका बहुत बड़ा है, उस डीएनए से आरएनए बनता है तो और छोटा हो जाता है, उस आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो और भी छोटा हो जाता है। यहाँ पर आपको बताया कि आपके डीएनए के 2% से भी कम हिस्सा है जिससे प्रोटीन बनता है। Only less than 2% of the genome will code for protein। सिर्फ इतना कम हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली, आप सबको मैंने ये बताया कि 99.9% हम सेम है, जो 0.1% डिफरेंट सीक्वेंस हम लोगों के अंदर है, जो 0.1% की डिफरेंट सीक्वेंस है, ये बहुत बार रिपीटेड है। वरना आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लो मेरे अंदर क्या डिफरेंट है, आपके अंदर क्या डिफरेंट है, वो कैसे पता लगे। तो मैं आपको बताऊं जो हम लोगों को अलग बना रही है ना, वो सीक्वेंस बार बार बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रही होती है उसी डीएनए के अंदर। मेनी अ टाइम्स दिस सीक्वेंस हैज बीन रिपीटेड
बहुत बार वो सीक्वेंस कंटिन्यूअसली रिपीट होती है, दैट इज रिपीटेड डीएनए। तो हमारे डीएनए में बहुत सारा रिपीटेड डीएनए का पार्ट होता है, बहुत सारी सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है ना, इस रिपीटेड सीक्वेंस का आपका एक्सप्रेशन के अंदर कोई रोल नहीं है, यानी कि जो आपको अलग बना रही है, जो आपके अंदर अलग है, जो आपको खास पहचान दे रही है, वो बहुत बार रिपीट हो रही है, बट इस रिपीटेड सीक्वेंस का देयर इज नो कोडिंग फंक्शन। क्योंकि बच्चों अगर इसका कोडिंग फंक्शन होता, अगर ये किसी टाइप का कोई कोडिंग फंक्शन परफॉर्म करती, तो आप सोचो आपके अंदर जीन अलग हो जाते और हमारे अंदर जीन अलग हो जाते। तो जीन सेम है, बट हम लोगों को इंडिविजुअल पहचान जरूर वो दे रही है, बट वो कोडिंग में कोई फंक्शन नहीं, यानी एज अ प्रोटीन इट इज नॉट गेटिंग एक्सप्रेस एज अ प्रोटीन, ठीक है। आपका 1 मार्क्स का ये जो रिपीटेड सीक्वेंस है, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है, ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में एंड क्रोमोसोम के फंक्शन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड अबाउट द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what is the function of repeated sequence found in a human? So repeated function sequence is not involving any coding information, but repeated sequence give us information about the chromosome structure and the chromosome function, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, किस क्रोमोसोम पे ज्यादा जीन है और किस क्रोमोसोम पे कम जीन है, ज्यादा और कम जीन की बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो आपके मैक्सिमम जीन है वो पाए गए क्रोमोसोम नंबर 1 पे, इसीलिए 1 के सीक्वेंस को भी टाइम लग गया। क्रोमोसोम 1 पर सबसे ज्यादा जीन पाए गए, कितने ज्यादा, 2968 जीन। अगेन 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहां पर और कितने जीन पाए जाते हैं। क्रोमोसोम 1 पर सबसे ज्यादा जीन है, दैट इज 2968। सबसे कम किस पे पाए जाते हैं, तो fewest gene 1140 की क्लास है। yes, so the fewest gene are being found on chromosome Y. क्रोमोसोम Y पे सबसे कम जीन पाए जाते हैं and that is 231 जीन, ये Y क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं और ये सबसे कम जीन है और ये सबसे ज्यादा जीन है। ये दोनों आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक नेक्स्ट एंड लास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फीचर्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ह्यूमन के डीएनए में 1.4 मिलियन, ह्यूमन के डीएनए में 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशंस हैं जिन लोकेशन पर खाली एक बेस फर्क करता है, यानी आपका और मेरा सेम चले आ रहा है, सिर्फ आप में और मेरे अंदर ओनली सिंगल बेस, एक सिंगल बेस का डिफरेंस आ जाएगा, ओनली अ सिंगल बेस। पूरी सीक्वेंस में से मान लो टी आपके में आ रहा है, मेरे अंदर टी की जगह ए आ रहा है, या किसी के अंदर उसकी जगह सी आ रहा है। ऐसा कितनी जगह पाया गया, 1.4 मिलियन ऐसी जगह पाई गई। और इस चीज के लिए लेटर यूज करते हैं SNPs, बहुत इंपॉर्टेंट है। SNPs क्या है, SNPs यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, वर्ड पे ध्यान दीजिए। सिंगल न्यूक्लियोटाइड यानी सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंस आ जाना। तो ऐसी लोकेशन जहां पर सिर्फ एक की वजह से डिफरेंस आ जाए तो क्या फायदा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर SNPs एंड व्हाट आर इट्स यूज। तो हमें कहना है SNPs are single nucleotide polymorphism. These are the places where only a single nucleotide difference has been found, ठीक है, and it is 1.4 million such locations have been found. ये कैसी इंफॉर्मेशन आपको देती है, क्रोमोसोम में
अगर किसी डिसीज से एसोसिएटेड कोई सीक्वेंस है तो उस डिसीज से इस एसोसिएटेड सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन देती है। साथ में अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री ट्रेस करना चाहें तो ह्यूमन हिस्ट्री भी इस SNP से हमें उसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बच्चों ये थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिलने वाली बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। Now almost the topic is up to end. Just a 5 minutes more. मैम सर की क्लास भी है 11:40 पे। It's okay बेटा, टाइम है अभी आपके पास, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। So we have to complete the topic. तो अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ about its applications and future challenges. क्या इसके एप्लीकेशंस है और क्या फ्यूचर चैलेंजेस है, आगे जाके आप क्या कर सकते हैं। कोई जीन है, अगर आपको सारी जीन की सीक्वेंस पता लग गई तो किसी को कोई डिसीज हो गई, उस डिसीज से रिलेटेड अगर कोई जीन है तो आपको उस जीन की भी सीक्वेंसिंग पता लग जाएगी और आप उस जीन से फिर उस डिसीज को ठीक कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन कि कैसे एक नॉर्मल सेल बाद में जाके एक कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। हमें उस जीन का पता लगाना है, ऐसा जीन पता लग जाए जो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर रहा है। आप लोगों को आइडिया होगा कैंसर से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती है, तो अगर हमें ये पता लग जाए तो हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिजाइन ड्रग्स, हमें दवाइयां बनानी है। पता लगा होगा तो हम उसके हिसाब से ड्रग्स यानी कि दवाइयां भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी हम इससे कर सकते हैं। और क्या चीज बेटा हम कर सकते हैं, हम लोग जो है पता लगा सकते हैं कि जीन से प्रोटीन का क्या लेना देना है, जीन और प्रोटीन का कैसे रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ये पता लगा सकते हैं। एंड दीज आर द फ्यूचर चैलेंजेस एंड द एप्लीकेशंस जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम लोग आगे कर सकते हैं। एंड द वेरी लास्ट थिंग कि क्या सिर्फ ह्यूमन के डीएनए का सीक्वेंस पता लगाया गया है, क्या ह्यूमन के अलावा किसी का भी और सीक्वेंसिंग का पता आज तक नहीं लगाया गया। तो अब मैं आपको नॉन ह्यूमन मॉडल्स के नाम बता दूं, नॉन ह्यूमन मॉडल्स दैट हैव बीन सीक्वेंस्ड। कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं ह्यूमन के अलावा जिनकी सीक्वेंस पता लगाई जा चुकी है। तो बैक्टीरिया की सीक्वेंस का पता लगाया जा चुका है, ईस्ट की सीक्वेंस का पता लगाया जा चुका है, ठीक है, बैक्टीरिया की सीक्वेंस, ईस्ट की सीक्वेंस का पता लगाया जा चुका है। इसके अलावा सी एलिगन्स जो है इसकी सीक्वेंस का पता लगाया जा चुका है। और मैं आपको बताऊं कुछ प्लांट्स का भी पता लगाया गया है। कौन से प्लांट्स? प्लांट्स में आपके राइस के बारे में और अरेबिडोप्सिस, राइस और अरेबिडोप्सिस का पता लगाया जा चुका है। इसके अलावा आपको बताऊं ड्रोसोफिला विच इज अ फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला इसकी सीक्वेंस का भी पता लगाया जा चुका है। एंड ये इसके अंदर से ये सी एलिगन्स और ये दोनों प्लांट के नाम राइस एंड अरेबिडोप्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पास मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नॉन ह्यूमन मॉडल हैं जिनका अभी तक पता लगाया जा चुका है। सो दिस इज कंप्लीटेड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर आपने पढ़ा व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, व्हाट आर द गोल्स of human genome project, then what are the various methods which can be opted, then a detail of
that sequence annotation method. Then we have done the various features which have been, the various information which was being provided by the Human Genome Project. And then we had moved to the future challenges and the applications of Human Genome Project. And finally, the non-human models which have been sequenced till now. Are you able to understand now? Is Yes, the topic ma'am. clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is enough for today, students. Tomorrow we will do another important topic, that is human fingerprinting. Very interesting and very important topic. Okay, so we will connect in tomorrow's class. Till then, you have to revise it. I will provide you notes accordingly. Thank you all. Stay safe. Sangeeta ma'am, Welcome, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. ma'am, I'm going to end the meeting. So can I end the meeting? If Yes, ma'am. You can end the meeting now. okay, ma'am. Thank you, ma'am.